की बात। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया अनिवार्य। कोविड के लक्षण पाए जाने पर यात्रियों को किया जाएगा क्वारंटीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री स्वामी नारायण गुरुकुल के 75वें अमृत महोत्सव को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। संस्थान के सामाजिक कार्यों को सराहा, कहा समता, समानता और सेवा भाव की वाटिका की तरह रहे हैं हमारे गुरुकुल। 2014 के बाद मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 65% से ज्यादा की हुई बढ़ोतरी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की निंदा, कहा कोरोना संक्रमण के बावजूद राहुल गांधी के लिए देश हित नहीं, परिवार हित है पहले। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया संबोधित। ईज ऑफ डूइंग पर दिया जोर, कहा डिजिटल माध्यम से योजनाओं को बनाया जा रहा है आसान। आतंकी गतिविधियों से जुड़े दो अलग अलग मामलों में चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी। टेरर फंडिंग से जुड़ा है मामला। एनआईए ने कल जम्मू कश्मीर में 14 जगहों पर मारे थे छापे। क्रिसमस से पहले बर्फीले तूफान की चपेट में आए अमेरिका और कनाडा। 1.5 मिलियन घरों की बिजली गुल, हजारों फ्लाइट्स रद्द, प्रमुख राजमार्ग बंद। डीप फ्रीज से पहले पूर्वोत्तर अमेरिका में आई भीषण बाढ़। मीरपुर टेस्ट में भी भारत ने कसा शिकंजा। तीसरे दिन दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों के आगे लड़खड़ाया बांग्लादेश। आधी टीम पवेलियन वापस। नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। वैश्विक स्तर पर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि चीन, जापान, हांगकांग, बैंकॉक और दक्षिण कोरिया से भारत आने वाले लोगों का आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा इसे लेकर जल्द ही विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा। मांडविया ने कहा कि हम विमानन मंत्रालय से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जिन यात्रियों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी या फिर जिनमें बुखार जैसे लक्षण मिलेंगे, उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। कोरोना महामारी न फैले उसको लिए सतर्कता बरतना हमने चालू कर दिया है। जिस तरह से चीन में कोरोना महामारी की भयानकता हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट पर हम एविएशन मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके तुरंत ही एयर सुविधा पोर्टल का इम्प्लीमेंटेशन करके सभी पैसेंजर को आरटी-पीसीआर कंपलसरी करेंगे, उसका ट्रेसिंग करना चालू कर देंगे और इंडिया में आने के बाद किसी को बुखार मालूम पड़े या तो टेस्ट पॉजिटिव पाया जाए तो तुरंत ही हम उसको क्वारंटाइन करने के लिए भी आदेश जारी करने जा रहे हैं, ताकि देश को कोविड महामारी के सामने हम बचा सके। चीन समेत अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए फुल एक्शन में है। भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आज से अनिवार्य रैंडम कोविड टेस्ट शुरू कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों का रैंडम कोरोना वायरस टेस्ट किया जा रहा है। हर उड़ान में कुल यात्रियों के 2% तक को आगमन के बाद हवाई अड्डे पर रैंडम टेस्ट से गुजरना होगा। प्रत्येक उड़ान में ऐसे यात्रियों का चयन संबंधित एयरलाइंस द्वारा किया जाएगा। रैंडम परीक्षण के लिए नमूना देने के बाद यात्रियों को हवाई अड्डे से जाने दिया जाएगा। रैंडम टेस्ट के बाद यदि कोई कोविड संक्रमित पाया जाता है तो सैंपल को जीनोमिक टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। संक्रमित लोगों को मानक प्रोटोकॉल के अनुसार आइसोलेशन में रहना होगा।
देश में कोविड-19 महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी किए आंकड़ों के मुताबिक अब तक वैक्सीन के कुल 220.4 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं। इनमें 95.12 करोड़ दूसरी डोज और 22.36 करोड़ बूस्टर डोज शामिल हैं। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की कुल संख्या अब 4,41,42,791 के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 201 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसी अवधि के दौरान 183 लोगों ने संक्रमण को मात देने में सफलता पाई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी प्रबंधन के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की कार्यात्मक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित किया। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान की स्थापना वर्ष 1948 में गुरुदेव शास्त्री जी महाराज श्री धर्म जीवन दास जी स्वामी द्वारा राजकोट में की गई थी। इस संस्थान का काफी विस्तार हुआ है और वर्तमान में इस संस्थान की पूरे विश्व में 40 से अधिक शाखाएं हैं, जो 25,000 से अधिक छात्रों को स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे गुरुकुल सदियों से समता, समानता और सेवा भाव की वाटिका की तरह रहे हैं। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय भारत की इस गुरुकुल परंपरा के वैश्विक वैभव के पर्याय हुआ करते थे और खोज और शोध ये भारत की जीवन पद्धति का हिस्सा थे। हमारे गुरुकुल सदियों से समता, ममता, समानता और सेवा भाव की वाटिका की तरह रहे हैं। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय भारत की इस गुरुकुल परंपरा के वैश्विक वैभव के पर्याय हुआ करते थे। खोज और शोध ये भारत की जीवन पद्धति का हिस्सा थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 65% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश पहली बार उस शिक्षा व्यवस्था को तैयार कर रहा है जो फॉरवर्ड लुकिंग है। 2014 के बाद से मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 65% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश पहली बार उस शिक्षा व्यवस्था को तैयार कर रहा है जो फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचरिस्टिक है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की निंदा की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बावजूद राहुल गांधी के लिए देश हित नहीं, परिवार हित पहले है। जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हों वो भारत जोड़ने की बात कैसे कर सकते हैं। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हों वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं। जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हों वो भारत जोड़ने की बात ही कैसे कर सकते हैं। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हों वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं। राहुल जी, पूरी दुनिया भर में चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी है, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले है। राजस्थान में चल रही सेकेंड ग्रेड की भर्ती प्रक्रिया के दौरान शनिवार को सुबह पहली पारी में सामान्य ज्ञान का पेपर अचानक निरस्त कर दिया गया। पेपर आउट होने के चलते परीक्षा कक्ष में बैठे अभ्यर्थियों से पेपर वापस ले लिया गया। ऐसे में परीक्षा केंद्र के बाहर युवाओं का गुस्सा फूटा। युवाओं ने जमकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश के अलवर में भी छात्रों ने जमकर हंगामा काटा और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान जारी कर कहा कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती की सामान्य ज्ञान की परीक्षा को एहतियातन निरस्त किया गया है, जिससे किसी भी मेहनतकश युवा के साथ अन्याय ना हो। बयान में कहा गया है कि बाकी परीक्षाएं यथावत जारी रहेंगी। गहलोत ने बयान में कहा है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए हमारी सरकार ने सख्त कानून बनाया है।
बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए टीजी न्यूज। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बिहार के मोतिहारी क्षेत्र में एक ईंट भट्टे में चिमनी गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य मजदूर इस हादसे में घायल हो गए। घायलों को रक्सौल क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक कई लोगों की हालत गंभीर है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में ईंट भट्टे में हुए हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि मोतिहारी में एक ईंट भट्टे में हुए हादसे में लोगों की मौत से व्यथित हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी घायल जल्द स्वस्थ होंगे। प्रत्येक मृतक के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मथुरा कोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह परिसर का आधिकारिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। मामले में सुनवाई की अगली तारीख 20 जनवरी 2023 दी गई है। इससे पहले अगस्त महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा जिला न्यायालय को शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग में दाखिल प्रार्थना पत्र पर 4 महीने में सुनवाई पूरी कर उसे निस्तारित करने का निर्देश दिया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने आतंकी गतिविधियों से जुड़े 2 अलग अलग मामलों में आज सुबह चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की। NIA ने कल जम्मू कश्मीर में 14 जगहों पर छापे मारे थे। आज के छापे टेरर फंडिंग के एक अलग केस में मारे जा रहे हैं। देश आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मना रहा है। हर साल 24 दिसंबर को भारत में एक विशिष्ट विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राजधानी दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उपभोक्ता दिवस के मौके पर केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमें उपभोक्ताओं के हित में सिर्फ बात ही नहीं करनी है, बल्कि उस पर जल्द से जल्द एक्शन लेकर उसके समाधान को बढ़ावा देना है। खासतौर पर छोटे छोटे उपभोक्ताओं को न्याय जल्द से जल्द मिले, इसे लेकर लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। The government of India came out with a comprehensive, holistic bill called the Jan Vishwas Amending Provisions Bill 2022. In which 19 ministries have taken up 42 laws, different laws, and over 100 provisions of the law, 143 or so provisions of the law in various acts with one bill are sought to be decriminalized and will give a lot of relief both for ease of doing business and ease of living. मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार के कुछ हिस्सों,
पश्चिम बंगाल, सिक्किम और त्रिपुरा में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 26 और 27 दिसंबर को हिमालय के पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश और हिमपात की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश हुई। अगले 24 घंटे के दौरान भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी हिस्सों में भी हल्की वर्षा हुई। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और तमिलनाडु में 1 या 2 स्थानों पर फिर से बारिश हो सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में कई दिनों से कोहरा और कंपा देने वाली सर्दी का सितम जारी है। देश के कई हिस्सों में तापमान तेजी से गिर रहा है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कोहरे में गुम है। पहाड़ों पर बर्फबारी और बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण दिल्ली में ठिठुरन बढ़ गई है। कोहरे की वजह से दृश्यता भी गिरती जा रही है। केरल के इडुक्की में सबरीमाला के तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस की दुर्घटना में 8 लोगों के मारे जाने और 2 के घायल होने की खबर है। ये दुर्घटना केरल तमिलनाडु सीमा के नजदीक इडुक्की के कुमिली में हुई, जब बस नियंत्रण खोकर 40 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। दुर्घटना के समय ये बस सबरीमाला से तमिलनाडु वापस लौट रही थी। सभी मृतक श्रद्धालु तमिलनाडु के तेनी जिले के थे। अमेरिका में क्रिसमस के जश्न के बीच बर्फीले तूफान का कहर जारी है। अमेरिका और कनाडा में आए शक्तिशाली आर्कटिक तूफान से कई राज्यों में तकरीबन 15 लाख लोग बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। दोनों देशों के अधिकांश तटीय इलाकों और मैक्सिको अमेरिका सीमावर्ती क्षेत्रों में शीतकालीन चेतावनी जारी की गई है। तूफान से नुकसान हो रहा है और तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। अमेरिका में इस तूफान से कम 6 लोगों की मौत की खबर है। प्रमुख हवाई अड्डों से हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। टेक्सास से मायने के बीच बिजली आपूर्ति व्यवस्था ठप होने से 14 लाख से अधिक लोगों पर असर पड़ा है। कनाडा के क्यूबेक और ऑन्टेरियो प्रांतों में भी बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसका 3,17,900 लोगों पर असर पड़ा है। अमेरिका की राष्ट्रीय मौसम सेवा ने कहा है कि मौसम संबंधी चेतावनी से लगभग 60% अमेरिकी जनता प्रभावित होगी। अमेरिका के साथ ही कनाडा में भी बर्फीला तूफान कहर ढा रहा है। मौसम बिगड़ने से यहां मानो जिंदगी ठहर सी गई है। खराब मौसम के कारण स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। विमानों के संचालन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बड़ी संख्या में उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। विद्युत आपूर्ति पर भी मौसम की मार पड़ी है। हालात के मद्देनजर अधिकारियों ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कांग्रेस की मंजूरी के बाद 558 अरब अमेरिकी डॉलर के वार्षिक रक्षा प्राधिकरण बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। एक बयान में बाइडेन ने कहा कि ये कानून रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों को लाभ पहुंचाएगा और उनकी न्याय तक पहुंच बढ़ाएगा। बाइडेन ने यह भी कहा कि कानून के कुछ प्रावधान संवैधानिक चिंताओं को बढ़ाने वाले हैं। बाइडेन की मंजूरी के पहले सीनेट ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम द्विदलीय बहुमत के साथ पारित किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक रिचर्ड आर वर्मा को अमेरिकी सीनेट विभाग में प्रबंधन और संसाधन मामलों का विदेश उपमंत्री नियुक्त किया है। रिचर्ड आर वर्मा फिलहाल मुख्य विधिक अधिकारी और मास्टर कार्ड में वैश्विक लोक नीति के प्रमुख हैं। वे ओबामा के कार्यकाल में भारत में अमेरिका के राजदूत और विधायी मामलों के सहायक मंत्री के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इससे पूर्व रिचर्ड वर्मा अमेरिकी सेनेट हैरी रीड के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, डेमोक्रेटिक सचेतक, अल्पसंख्यक नेता और अमेरिकी सेनेट में मेजॉरिटी नेता भी रहे हैं। रिचर्ड वर्मा अमेरिकी वायुसेना में कार्यरत रहे हैं और उन्हें प्रतिष्ठित सेवा पदक सहित कई पदकों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने राष्ट्रपति के सतर्कता सलाहकार बोर्ड में भी अपनी सेवाएं दी हैं और वे सामूहिक विनाश तथा आतंकवाद निवारण आयोग के सदस्य भी रहे हैं। रिचर्ड वर्मा फोर्ड फाउंडेशन सहित कई अन्य बोर्ड के ट्रस्टी हैं। इनमें नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी एंड एक यूनिवर्सिटी भी शामिल है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई गोलीबारी की घटना के बाद स्थानीय निवासियों ने कैंडल मार्च निकाला। शुक्रवार को हुई गोलीबारी में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई थी। फायरिंग सेंट्रल पेरिस में हुई, जिसके बाद रात होते ही आसपास की सड़कों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि फ्रांस का कुर्द समुदाय जघन्य हमले का निशाना बना था। हमलावर स्पष्ट रूप से विदेशियों को निशाना बनाना चाहता था। भारत और बांग्लादेश के बीच मीरपुर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन ताज़ा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 213 रन बना लिए हैं।
बांग्लादेश को फिलहाल 127 रन की बढ़त हासिल है। तीसरे दिन भारत को पहली सफलता दिलाई आर अश्विन ने, जिन्होंने बांग्लादेश के ओपनर नजमुल हुसैन शांतु को 5 के स्कोर पर आउट किया। इसके थोड़े ही समय बाद मोमिनुल हक भी पवेलियन लौट गए। मोमिनुल का विकेट मोहम्मद सिराज ने लिया। बांग्लादेश के विकेटों के गिरने का सिलसिला यूं ही जारी रहा और कप्तान शाकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम के विकेट भी सामने आ गए। इससे पहले दूसरे दिन भारत की पहली पारी 314 रन पर खत्म हुई थी। भारत की ओर से पहली पारी में ऋषभ पंत ने 93 तो श्रेयस अय्यर ने 87 रन की पारी खेली। आगामी पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा हो चुकी है। टीम का चयन बेंगलुरु साई सेंटर में 2 दिन के ट्रायल के बाद किया गया। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह होंगे, वहीं अमित रोहिदास को उप कप्तान बनाया गया है। हॉकी इंडिया ने आगामी पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान ड्रैग फील्डर हरमनप्रीत सिंह होंगे, वहीं अमित रोहिदास टीम के उप कप्तान होंगे। बेंगलुरु साई सेंटर में 2 दिन के ट्रायल के बाद इस टीम का चयन किया गया है। ट्रायल के दौरान 33 खिलाड़ियों को परखा गया था। इस टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का बेहतरीन मिश्रण है। कृष्ण बी पाठक और प्रियार शिजेश टीम के गोलकीपर होंगे। पियर शिजेश अपना 4था विश्व कप खेलेंगे, वहीं भारत में ये उनका 3रा विश्व कप होगा। डिफेंस की भागदौड़ कप्तान हरमनप्रीत सिंह, उप कप्तान अमित रोहिदास, सुरेंद्र कुमार, वरुण कुमार, जर्मनप्रीत सिंह और नीलम संजीव के हाथों में रहेगी। मिडफील्ड में युवा विवेक सागर प्रसाद की वापसी होगी, जिन्होंने हाल ही में टखने की चोट के चलते ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हिस्सा नहीं लिया था। उनके साथ मिडफील्ड में मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, नीलकांत शर्मा, शमशेर सिंह और अनुभवी आकाशदीप सिंह रहेंगे। फॉरवर्ड लाइन में मनदीप सिंह, ललित कुमार उपाध्याय और युवा अभिषेक और सुखजीत सिंह रहेंगे। राजकुमार पाल और जुगराज सिंह को विकल्प के तौर पर रखा गया है। पुरुष हॉकी विश्व कप जनवरी में भुवनेश्वर राउरकेला में खेला जाएगा। भारतीय टीम पूल डी में है। पूल डी में इंग्लैंड, स्पेन और वेल्स हैं। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 13 जनवरी को स्पेन के खिलाफ राउरकेला में करेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। सैम करन आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सैम करन को पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा। तो क्या रहा है सैम करन का T20 रिकॉर्ड और क्यों ये खिलाड़ी आईपीएल की नीलामी में धूम मचाने में कामयाब रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आगामी आईपीएल सीजन में कौन सा खिलाड़ी रनों का सौदागर बनकर सामने आएगा और कौन विकेट लेने की कड़ी में खुद की बादशाहत को साबित करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल अगले सीजन के लिए नीलामी से जो बात निकलकर सामने आई है, उससे इतना तो पक्का हो गया है कि इंग्लिश खिलाड़ी सैम करन सुपर हिट हैं। इंग्लैंड के सैम करन ने आईपीएल नीलामी में अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस वाले सैम करन को पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ 50 लाख में खरीदा। पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल में डेब्यू करने वाले करन एक बार फिर से अपनी पुरानी टीम में शामिल हो गए हैं। करन ने 2020 और 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खुद को आजमाया था। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सैम करन का T20 क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड है। उन्होंने 145 मैच खेले हैं। इसमें उनके नाम 1731 रन के साथ 149 विकेट हैं। इसके साथ ही वो 9 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 136 का है। 2 बार वो पारी में 5 विकेट भी ले चुके हैं। करन सलामी बल्लेबाजी करने के अलावा फिनिशर की भूमिका भी निभा सकते हैं। आईपीएल के 32 मैचों में उन्होंने 150 की स्ट्राइक रेट से 337 रन बनाने के साथ 32 विकेट भी निकाले हैं। निश्चित रूप से सैम करन पर धन वर्षा तो जबरदस्त रूप से हो गई है, लेकिन अब निगाहें उनके प्रदर्शन पर रहेंगी, जहां उनकी टीम को उनसे दमदार प्रदर्शन की उम्मीद एक बार फिर से रहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। मखमली आवाज के बादशाह और भारतीय सिनेमा के सदाबहार गायक मोहम्मद रफी की आज जयंती है। उनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। बुलेटिन के अंत में आपको छोड़ जाते हैं रफी साहब के कुछ यादगार नगमों के साथ। आप लीजिए आनंद, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। को पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार।
फिदा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी।